मुझे कल तक तुम्हारा फैसला सुनना है, कहकर हर्ष घर से बाहर जा चुका था। अब मनीषा में कुछ कहने की शक्ति नहीं रह गई थी। वह एकटक हर्ष को जाते तब तक देखती रही जब तक उसकी गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसने सपने में भी न सोचा था कि एक दिन वह इस स्थिति में होगी। हर्ष ने उसे शादी का प्रस्ताव रखा था। उसके मन की मुराद पूरी होने जा रही थी, लेकिन एक तरफ उसका मन नाचने गाने को कर रहा था, तो दूसरी तरफ वो अपने घर वालों की प्रतिक्रिया की कल्पना करके परेशान हो रही थी। जब वे सुनेंगे कि मनीषा वापस इंडिया लौटकर नहीं आ रही है, तो पहले तो आश्चर्य करेंगे, भुनभुनाएंगे, और जब जानेंगी कि वह शादी करने जा रही है, तो गुस्से से फट पड़ेंगे। अरे, इस मनीषवा को इस उम्र में यह क्या पागलपन चढ़ा है। वे कहेंगे, लगता है कि यह सठिया गई है, इस उम्र में घर गृहस्थी बसाने चली है। लोग एक दूसरे से कहेंगे, कुछ सुना तुमने? अपनी मनीषा शादी कर रही है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। पता नहीं किस आंख के अंधे और गांठ के पूरे ने उसको फंसाया है। सचमुच शादी करेगा या शादी का नाटक करके उसे घर की नौकरानी बनाकर रखेगा? अब कुछ कहा नहीं जा सकता। मनीषा अपने आप से तर्क करती रही। क्या हर्ष सचमुच उससे प्यार करने लगा था? वह ऐसी परी तो नहीं है कि कोई उसके रूप पर मुग्ध हो जाए। उसकी नज़र सामने शीशे पर पड़ी। उसका चेहरा अभी भी आकर्षक था, पर समय चेहरे पर अपनी छाप छोड़ चुका था। आंखें बड़ी बड़ी थी, पर बुझी हुई। उनमें एक उदास भाव निहित था। उसका शरीर छरहरा और सुडौल था, पर उसकी जवानी ढलान पर थी। वह हमेशा इसी कोशिश में रहती थी कि वह किसी की आंखों में ना गड़े। इसलिए वह हमेशा फीके रंग के कपड़े पहनती, गहने भी नाम मात्र को पहनती थी। वह इतने सालों से एक अनाम जिंदगी जीती आई थी। उसकी कोई शख्सियत नहीं थी, कोई अहमियत भी नहीं थी। बड़ी अदना सी इंसान थी वह। वह अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि हर्ष ने उसमें ऐसा क्या देखा कि वह उसकी ओर आकर्षित हो गया। अगर वह चाहता तो उसे एक से बढ़कर एक सुंदर लड़की मिल सकती थी। उसने फिर से वह लम्हा याद किया जब हर्ष ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा था। वह उस पल को बार बार जीना चाहती थी। मनीषा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बनोगी? उसने कहा था। यह क्या कह रहे हैं आप? वह स्तब्ध रह गई। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? हाँ, लेकिन आपको लड़कियों की क्या कमी है? एक इशारा करेंगे तो उनकी लाइन लग जाएगी। हाँ, लेकिन तुमने वह कहावत सुनी है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक बार शादी करके मैं धोखा खा गया, दोबारा यहाँ की लड़की से शादी करने की हिम्मत नहीं होती। फिर उसने अपनी पहली शादी के बारे में विस्तार से बताया था। कैथरीन उसी अस्पताल में नर्स थी जिसमें मैंने यहाँ आकर ज्वाइन किया था। मैं इस शहर में बिल्कुल अकेला था, ना कोई संगी न साथी। कैथरीन ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया तो मुझे अच्छा लगा। मैं उसके यहाँ जाने लगा और धीरे धीरे उसके करीब आता गया। एक दिन हमने शादी करने का फैसला कर लिया। पहले 3 वर्ष अच्छे गुजरे, पर धीरे धीरे कैथरीन में बदलाव आया। वह बेहद आलसी हो गई। दिन भर सोफे पर पड़ी टीवी देखती रहती थी। उसे खाना बनाने में भी आलस आता था। जब मैं थका मांदा घर लौटता तो वो मुझे फास्ट फूड की दुकान से लाया एक पैकेट पकड़ा देती। घर की साफ सफाई करने से भी वह कतराती थी। यहाँ तक कि वह हमारी नन्ही बच्ची को भी ध्यान नहीं देती थी। जब मैं कुछ कहता तो हम दोनों में जमकर झगड़ा होता। आखिर तलाक की नौबत आ गई। चूंकि हमारी बेटी 2 साल की थी, इसलिए उसे माँ के संरक्षण में भेजा गया। धीरे धीरे कैथरीन ने मेरी बेटी के कान भरकर उसे मेरे से दूर कर दिया और उसने दूसरी शादी कर ली। अब मैं एकाकी जीवन से तंग आ गया हूँ। मुझे यह शिद्दत से महसूस हो रहा है कि जीवन के संध्या काल में मनुष्य को एक साथी की जरूरत होती है। लेकिन उसने कहा, आपको मालूम है कि मैं 40 पार कर चुकी हूँ। तो क्या हुआ? चाहत में उम्र नहीं देखी जाती। इस देश में तुम्हारी उम्र की औरतें अभी भी बन ठन कर और चुस्त दुरुस्त रहती हैं और भरपूर जिंदगी जीती हैं। मैं तुम्हें सोचने के लिए समय देता हूँ। अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। कल सुबह तक मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। हर्ष ने मुस्कुराकर कहा। मनीषा ने खिड़की के बाहर आंखें टिका दी। मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। उसे अपना घर याद आया,
जहाँ उसका बचपन गुजरा था। घर में सम्मिलित परिवार की भीड़, सहेलियों के साथ धमा चौकड़ी मचाना, त्योहारों पर सजना धजना, वह दुनिया ही अलग थी। वे दिन बेफिक्री और मौज मस्ती के दिन थे। फिर अचानक उसकी शादी की बात चली और देखते ही देखते तय भी हो गई। घर में मेहमानों की गहमा गहमी थी। सारा वातावरण पकवानों की खुशबू और फूलों की महक से ओत-प्रोत था। द्वार पर बंधनवार सजे थे। अल्हड़ युवतियों की खिलखिलाहट गूंजने लगी। सहेलियां चुहल करने लगी। सब एक सपने जैसा लग रहा था। फेरे हो चुके थे। ढोल की थाप और शहनाई की ऊंची आवाज के बीच शादी की पारंपरिक रस्में जोर शोर से हो रही थी। बात विदाई की होने लगी तो लड़के के पापा मनीषा के पापा की ओर मुड़े और बोले, समधी जी, पहले जरा काम की बात की जाए। वे उन्हें एक ओर ले गए और बोले, हाँ, अब आप हमें वह रकम पकड़ाइए जो आपने देने का वादा किया था। आलोक बाबू मानो आसमान से गिरे। कौन सी रकम? मैं कुछ समझा नहीं। वाह, आपकी याददाश्त तो बहुत कमजोर मालूम होती है। आपको याद नहीं, जब हम लोग इंगेजमेंट के लिए आए थे तो आपने कहा था कि आप 5 लाख तक खर्च कर सकते हैं। ओ, अब समझा। समधी जी, मैंने कहा था कि मैं बेटी की शादी में 5 लाख लगाऊंगा, क्योंकि इतनी की ही मेरी हैसियत है। मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं यह रकम दहेज में दूंगा। बहुत खूब। अब हमें क्या मालूम कि आपका क्या मतलब था। हम तो यही समझ बैठे थे कि आप हमें 5 लाख वर दक्षिणा देने के लिए राजी हुए हैं। तभी तो हमने इस रिश्ते के लिए हामी भरी। आलोक बाबू ने हाथ जोड़े। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे सब कुछ साफ साफ कहना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। खैर कोई बात नहीं, शायद हमारे समझने में ही भूल हो गई होगी। पर एक बात मैं बता दूं कि दहेज की रकम के बिना मैं ये रिश्ता हरगिज कबूल नहीं कर सकता। मेरे डॉक्टर बेटे के लिए लोग 10 लाख देने को तैयार थे। वह तो मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई थी, इसीलिए हमें मजबूरन यहाँ रिश्ता करना पड़ा। अब आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कीजिए। आलोक बाबू ने गिड़गिड़ाकर कहा, इतने रुपए देना मेरे लिए असंभव है। मैं ठहरा खेतीहर, इतनी रकम कहाँ से लाऊंगा? मुझ पर तरस खाइए। मैंने शादी में अपनी सामर्थ्य से ज्यादा खर्च किया है और पैसे जुटाना मेरे लिए बहुत कठिन होगा। अरे, जब सामर्थ्य नहीं थी तो अपनी हैसियत का रिश्ता ढूंढा होता। मेरे बेटे पर क्यों लार टपकाई? आलोक बाबू कातर स्वर में बोले, ऐसा अनर्थ ना करे। मैं वादा करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सकेगा मैं पैसों का इंतजाम करके आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, आपकी बेटी भी तभी विदा होगी। तभी मनीषा के दोनों भाई अंदर घुस आए। आप ऐसा नहीं कर सकते, वे भड़क कर बोले। क्यों नहीं कर सकता? लड़के के पापा ने अकड़ कर कहा, हमारी बहन की आपके बेटे से शादी हो चुकी है। अब वह आपके घर की बहू है, आपकी अमानत है। तो हम कब इनकार कर रहे हैं? लेकिन इस समय दहेज की बात उठाकर आप क्यों बखेड़ा कर रहे हैं? बताइए तो। क्या आपको पता नहीं कि दहेज लेना कानूनन जुर्म है? अगर हम पुलिस में खबर कर दें तो आप सबको हथकड़ियां पड़ जाएगी। पुलिस का डर दिखाते हो? अब तो मैं हरगिज बहू को विदा नहीं कराऊंगा। कर लो जो करना हो। न मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए, न ही तुम्हारे घर की बेटी। अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगा, डंके की चोट पर कराऊंगा। हाँ हाँ, जो जी चाहे कर लेना। यह धमकी किसी और को देना। हमारी इकलौती बहन हमें भारी नहीं है कि हम उसके लिए आपके सामने नाक रगड़ेंगे। हम में उसे पालने की शक्ति है। हम उसे पलकों पर बिठा कर रखेंगे। ठीक है, तुम रखो अपनी बहन को, हम चलते हैं। मनीषा के माता पिता समधी के हाथ पैर जोड़ते रहे, पर उन्होंने किसी की एक ना सुनी। वे उसी समय बिना खाए पिए बारातियों समेत घर से बाहर हो गए। अरे लड़कों, तुमने ये क्या कर डाला? शिमला देवी रोकर बोली। लड़की के फेरे हो चुके हैं, अब वो पराया धन है, अपने पति की अमानत है। उसे कैसे घर में बिठाए रखोगे? चिंता ना करो माँ, उस भिखारी के घर जाकर हमारी बहन दुखी ही भोगती। वे उसे दहेज के लिए सताते रुलाते। अच्छा हुआ कि समय रहते हम उन लोगों की असलियत मालूम हो गई। लेकिन अब तुम्हारी बहन का क्या होगा? वह ना तो इधर की रही ना उधर की। विवाहित होकर भी उसकी गिनती विवाहित स्त्रियों में नहीं होगी। बेटा, शादी के बाद लड़की अपने ससुराल में ही शोभा देती है। चाहे जैसे भी हो, समधी जी की मांगे पूरी करने की कोशिश करो और मनीषा को ससुराल विदा करो। माँ, तुम बेकार में डर रही हो।
हम समधी जी की मांगे पूरी करते रहे तो इस सिलसिले का कभी अंत ना होगा। एक बार उनके आगे झुक गए तो वे हमें लगातार झुकाते रहेंगे। हमें पक्का विश्वास है कि देर सवेर वे अपनी गलती मान लेंगे और मनीषा को विदा करा के ले जाएंगे। पर वे अपने बेटे की दूसरी शादी की धमकी देकर गए हैं। अरे माँ, अगर लड़के वाले अपने बेटे का पुनर्विवाह करेंगे तो हम भी अपनी मनीषा का दूसरा विवाह रचाएंगे। ये कहना आसान था पर कर दिखाना बहुत मुश्किल। दिन पर दिन गुजरते गए और मनीषा के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। कोई लड़का नजर में पड़ता तो वही लेन देन की बातें आड़े आती। किसी शादीशुदा आदमी का रिश्ता आता तो वह उनको ना भाता। जब मनीषा की उम्र 30 के करीब पहुंची तो रिश्ते आने बंद हो गए। उसकी माँ उसकी चिंता में घुलती रही। वे बार बार अपने पति से गिड़गिड़ाती, अजी कुछ भी करो, मेरे गहने बेच दो या घर या जमीन गिरवी रख दो। पर मनीषा का कुछ ठिकाना करो। जवान बेटी को कितने दिन घर में बिठा कर रखोगे? मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। एक बार आलोक बाबू अपने बेटों से चोरी छिपे समधी के घर भी गए, पर अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए। उन्होंने बताया कि उनका बेटा पढ़ाई करने के लिए विदेश जा चुका है और उसके जल्दी लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि अच्छा होगा कि आप लोग अपनी बेटी के लिए कोई और लड़का देख लें। अब रही सही आशा भी टूट चुकी थी। आलोक बाबू गुमसुम रहने लगे। एक दिन उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे नहीं रहे। उनके दोनों बेटे शहर में नौकरी करते थे। माँ, उन्होंने कहा, तुम्हारा और मनीषा का अब यहाँ इस घर में अकेले रहना मुनासिब नहीं होगा। बेहतर होगा कि तुम दोनों हमारे साथ चलकर रहो। बड़े बेटे अजीत को दिल्ली में रेलवे विभाग में नौकरी मिली थी। रहने को तो घर था। माँ बेटी अपना सामान समेटकर उसके साथ चल दी। माँ ने जाते ही बेटे का घर का चूल्हा चौका संभाल लिया और मनीषा के जिम्मे आए अन्य छिटपुट काम उसने अपने नन्हे भतीजे भतीजी को देख रेख का काम संभाल लिया। कुछ दिन बाद उसके दूसरे भाई का फोन आया। माँ, तुम्हारी बहू को बच्चा होने वाला है। तुम तो जानती हो कि उसकी माँ नहीं है। उसे तुम्हें ही संभालना होगा। हम तुम्हारे ही भरोसे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, माँ ने उत्साह से कहा और वे तुरंत जाने को तैयार हो गई। मनीषा को भी उनके साथ जाना पड़ा। अब उनकी जिंदगी का यही क्रम हो गया। बारी बारी से दोनों भाई माँ बेटी को अपने यहाँ बुलाते। माँ के देहांत के बाद भी मनीषा इसी ढर्रे पर चलती रही। उसके मेहनती और निरीह स्वभाव से सब प्रसन्न थे। उसकी अपनी कोई मांग उसकी अपनी मांगे अत्यंत सीमित थी। उसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी। उसकी कोई आकांक्षा नहीं थी। उसके जीवन का उद्देश्य ही था दूसरों के काम आना। वह हमेशा सबकी मदद करने को तैयार रहती थी। उसके भाइयों की देखा देखी उसके अन्य रिश्तेदारों भी उसे गरज पड़ने पर बुलाने लगे थे। हर कोई उससे कसकर काम लेता और अपना उल्लू सीधा करने के बाद उसे टरका देता। मनीषा के दिन किसी तरह बीत रहे थे। कभी कभी वह अपने एकाकी जीवन की एक रास्ता से उब जाती। जब वह अपनी हम उम्र स्त्रियों को अपनी गृहस्थी में रमी देखती, उन्हें अपने परिवार में मगन देखती, तो उसके कलेजे में एक हुक उठती। लोगों की भीड़ में वह अकेली थी। जब तक उसका मन अनायास ही भर आता और जी करता कि वह फूट फूट कर रोए, पर उसके आंसू पोंछने वाला भी तो कोई नहीं था। उसके ससुर की लालचपन और उसके भाइयों की अकड़ ने उसकी जिंदगी पर घात किया था। अब वह एक बिना साहिल की नाव के मानिंद डूब उतरा रही थी। उद्देश्यहीन, गतिहीन हर्ष का प्रस्ताव सुनकर मनीषा चौंक उठी थी। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस उम्र में कोई उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखेगा। उसके सामने पूरा अतीत नाच उठा। जब दहेज की वजह से बारात दरवाजे से लौट गई थी, फिर मनीषा के लिए कोई घर वर न मिला तो वह अपनी माँ के साथ बारी बारी से दोनों भाइयों के पास रहकर नाव की तरह डूब उतर रही थी। मनीषा के बड़े भाई अजीत की बेटी नेहा की शादी हो गई और वह विदेश जा बसी। जब वह गर्भवती हुई तो उसे मनीषा की याद आई, तो वह अपने पापा से बोली, पापा आप किसी तरह बुआ जी को यहाँ भेज दो तो मेरी परेशानी हल हो जाएगी। वे घर भी संभाल लेंगी और बच्चे को भी देख लेंगी। यहाँ के बारे में तो पता है ना आपको, बेबी सिटर और नौकरानियाँ घंटे के हिसाब से चार्ज करती हैं। इससे हमारा तो दिवाला ही निकल जाएगा। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए मनीषा कभी मना नहीं करेगी, पर कुछ दिनों से वह गठिया के दर्द से परेशान है।
अगर तुम लोग उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस करा लो तो अच्छा रहेगा। सुना है कि उस देश में बीमार पड़ने पर हॉस्पिटल और डॉक्टरों के इलाज में बड़ा भारी खर्च होता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है। बुआ का बीमा करा लिया जाएगा। बस आप उन्हें जल्द से जल्द रवाना कर दे। मनीषा विदेश के लिए रवाना हो गई। उसकी भतीजी उसे एयरपोर्ट पर लेने आई थी। यहाँ तेरे देश में तो बड़ी ठंड है, मनीषा ने ठिठुरते हुए कहा। मेरी तो कपकपी छूट रही है। नेहा हंस पड़ी। अरे बुआ जी, अपना घर वातानुकूलित है। बाहर निकलो तो कार में हीटर लगा हुआ है। शॉपिंग मॉल में भी टेम्परेचर गर्म रखा जाता है। फिर ठंड से क्यों घबराना। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, बाहर पैर रखो तो बर्फ में पाँव फिसलने का डर रहता है, इसलिए जरा संभल कर रहना। फिर उसने मनीषा के गले लगकर कहा, बुआ जी तुम आ गई तो मेरी सब चिंता दूर हो गई। अब तुम मुझे वे सभी चीजें बनाकर खिलाना जिन्हें खाने के लिए मेरा मन ललचाता है। घर पहुंचकर नेहा ने कहा, बुआ आपका बिस्तर बेबी के रूम में लगा दिया है। जब बेबी पैदा होगा तो शायद रात में एक आध बार बच्चे को दूध की बोतल के लिए उठना पड़ेगा। और हाँ, सुबह किट्टू को जरा बाहर ले जाना होगा, क्योंकि आपको तो पता है मेरी नींद आसानी से नहीं खुलती। ये किट्टू कौन है। अरे किट्टू हमारा छोटा सा कुत्ता है। कल ही मनीष उसे खरीद कर लाए हैं। हमने सोचा कि बच्चे को उसका साथ अच्छा लगेगा। पर बेटी, इतने नन्हे बच्चे के साथ कुत्ता पालना अक्लमंदी है क्या। जानवर का क्या ठिकाना, कभी बच्चे को नुकसान पहुंचा दे तो। अरे नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेकार में डर रही हैं। वैसे मनीष जब घर में होंगे तो वे ही कुत्ते का सब काम देखेंगे। कुछ समय बाद नेहा ने बेटी को जन्म दिया। मनीषा ने घर का काम संभाल लिया और बच्ची की जिम्मेदारी भी ले ली। वह दिन भर बहुत सारे काम करती और रात को निढाल होकर पलंग पर पड़ जाती। काम वह भारत में भी करती थी, पर वहाँ के लोग भी तो उसका हाथ बटाने के लिए थे। यहाँ वह अकेली पड़ गई थी। एक दिन सुबह वह बच्चे का दूध बना रही थी कि कुछ काम से घर के बाहर निकली। मनीषा ने हड़बड़ी में ध्यान न दिया और जैसे ही उसका पाँव सीढ़ी पर पड़ा वह फिसलकर गिर पड़ी। उसने उठने की कोशिश की तो उसके पैर में बहुत दर्द हुआ। उसके मुंह से चीख निकल गई। उसे लगा उस भीषण ठंड में धरती पर पड़े पड़े उसका शरीर अकड़ जाएगा और उसका दम निकल जाएगा। काफी देर बाद नेहा ने दरवाजा खोला तो उसे पड़ा देखकर उसके मुंह से भी चीख निकल पड़ी। ये क्या हुआ बुआ, तुम कैसे गिर पड़ी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि बर्फ पर बहुत होशियारी से कदम रखना, वरना पैर फिसलने का डर रहता है। अब मैं जानबूझकर तो नहीं गिरी, उसने कराह कर कहा। जल्दीबाजी में पाँव फिसल गया। नेहा व उसका पति मनीष उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मनीषा की जांच करके बताया कि इनका टखना टूट गया है, ऑपरेशन करना होगा और हड्डी बिठानी होगी और इसमें $12,000 का खर्चा आएगा। 12,000 सुनकर मनीषा की सांसें रुकने लगी। नेहा, तूने मेरा मेडिकल बीमा करा लिया था ना। मैंने मनीष से कह तो दिया था। क्यों जी, आपने बुआ जी का बीमा करा लिया था ना। ओहो, ये बात तो मेरे ध्यान से बिल्कुल उतर गई। नेहा अपने हाथ मलने लगी। ये आपने बड़ी गलती की। अब इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। वे इधर उधर फोन घुमाते रहे। आखिर उन्हें एक डॉक्टर मिल गया जो मनीषा का ऑपरेशन $6,000 में करने को तैयार हो गया। प्लास्टर उतरने वाले दिन नेहा अपनी बुआ को हॉस्पिटल ले गई। प्लास्टर उतरने के बाद जब मनीषा ने पहला कदम उठाया तो देखा कि उसका टूटा हुआ पैर सीधा नहीं पड़ रहा था। उसके पैर डगमगाए और वह कुर्सी पर गिर पड़ी। हाय, ये क्या हो गया, उसके मुंह से निकला। डॉक्टर ने पैर की जांच की और बोले, लगता है पैर सेट करने में जरा गलती हो गई। अब जब आप चलेंगी तो आपका एक पैर थोड़ा टेढ़ा पड़ेगा। आपको छड़ी का सहारा लेना होगा और कोई चारा नहीं है। मनीषा की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। वह अब अपाहिज हो गई। अब वह बैसाखियों के सहारे चलेगी। बुढ़ापे में उसे दूसरों के आश्रय जीना होगा। तभी एक नर्स उसके पास आ गई। मैडम, आप ओपीडी में चलिए, हमारे हॉस्पिटल में एक विजिटिंग डॉक्टर आए हैं जो आपके पैर की जांच करना चाहते हैं। कौन डॉक्टर। मनीषा ने अपनी आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर उठाया। डॉक्टर हर्ष। हर्ष, ये कैसा नाम है। वे आपके ही देश के ही हैं। चलिए, मैं आपको व्हीलचेयर में लेकर चलती हूँ। मनीषा का दिल जोरों से धड़क उठा। क्या ये वही थे। नहीं, उसने अपना सिर हिलाया। इस नाम के तो और भी डॉक्टर हो सकते हैं। पर डॉक्टर को देखते ही उसका शक दूर हो गया।
वही है, वही है। उसके दिल में एक धुन सी बजने लगी। हालांकि मनीषा उन्हें पूरे 20 साल बाद देख रही थी, पर उन्हें पहचानने में उसे एक पल की देरी भी ना हुई। ये छवि तो उसके दिल में अंकित थी। उसने भावुक होकर सोचा, इनकी तस्वीर तो उसने सहेज कर अपने बक्से में रखी हुई थी। वह हर रोज अकेले में तस्वीर को निकालती, उसे निहारती और उस पर आंसू बहाती। ये तस्वीर उन दोनों की मंगनी के अवसर पर ली गई थी। एक प्रति मनीषा ने सबकी नज़र बचाकर चुराकर अपने पास रख ली थी। उसने सुना था कि हर्ष विदेश जाकर वहीं के हो गए थे। उसने एक उड़ती हुई खबर यह भी सुनी थी कि हर्ष ने एक गोरी मैम से शादी कर ली थी और इस बात से उसके माता पिता बहुत दुखी थे। डॉक्टर हर्ष कैबिन में आए। मनीषा ने उन पर एक भेदी नज़र डाली। क्या उन्होंने उसे पहचान लिया था? शायद नहीं। उन्होंने उसका पैर जांचा। आपका ऑपरेशन सही तरीके से नहीं किया गया है, इसीलिए आपकी चाल टेढ़ी हो गई है। दोबारा हड्डी तोड़कर फिर से जोड़नी पड़ेगी। ओह, इसमें तो भारी खर्चा आएगा। मनीषा चिंतित हो उठी। डॉक्टर, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हाँ, बोल उठी। हम सोच रहे हैं कि इन्हें वापस भारत भेज दें। वहाँ पर इनका इलाज हो जाएगा। पैसे की आप चिंता ना करें, हर्ष ने कहा। मैं इनका इलाज अपने क्लिनिक में करा दूंगा। एक भारतीय होने के नाते हमें परदेश में एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए। ओ डॉक्टर साहब, आपने हमें उबार लिया, नेहा बोली। मैं कल वापस जा रहा हूँ। आप कहे तो इन्हें साथ ले जाऊंगा। ऑपरेशन के बाद इन्हें थोड़ा आराम की ज़रूरत है, फिर ये इंडिया जा सकती हैं। ऑपरेशन होने के बाद हर्ष ने पूछा, अब आप क्या करना चाहेंगी? अपनी भतीजी के पास रहेंगी या और कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई और ठिकाना ही नहीं है, मनीषा ने कहा। मेरा एक सुझाव है, यदि अन्यथा ना समझे तो आप कुछ दिन मेरे यहाँ रह सकती हैं। आपके यहाँ? मनीषा चौंक पड़ी। लेकिन आपकी पत्नी, आपका परिवार? हर्ष हंस दिया। मैं अकेला हूँ, विश्वास कीजिए, मुझे आपके रहने से कोई परेशानी नहीं होगी। बल्कि इसमें मेरा भी एक स्वार्थ है। मैं कभी कभी अपने देश का खाना खाने को तरस जाता हूँ। हो सके तो मेरे लिए एक आध डिश बना दिया करिए। और कॉफ़ी का तो मैं बहुत ही शौकीन हूँ, दिन में कई कप पीता हूँ। आप बना दिया करेंगी ना? वह हंस पड़ी। वह उससे ढेरों सवाल करना चाहती थी। वह अकेला क्यों था? उसकी पत्नी कहाँ थी? लेकिन वह अभी उसके लिए नितांत अजनबी ही थी, इसलिए उसने चुप्पी साध ली। हर्ष के घर पर आकर उसे ऐसा लगा था कि वह अपने मुकाम पर पहुंच गई है। उसे एक फिल्मी गाना याद आया, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते। 2 महीने में वह ठीक होकर चलने लगी। इतने दिन में हर्ष के घर का चप्पा चप्पा उसका हो गया। उसने बड़ी जतन से उसे ठीक कर दिया और डॉक्टर का एहसान सेवा से चुकाना चाहती थी। उधर हर्ष की बात ने उसे अंदर तक हिला दिया। लेकिन मनीषा ने सोचा, आज उसके जीवन में ये अनहोनी घटी थी। उसका गुजरा हुआ मुकाम फिर लौट आया था। जिस आदमी की तस्वीर को देखकर उसने इतने साल गुजारे थे, वह आज उसके सामने खड़ा था और उसे अपनाना चाह रहा था। ये एक चमत्कार नहीं तो क्या था? उसने अपने लिए थोड़ी सी खुशी की कामना की थी। हर्ष ने उसकी झोली में दुनिया भर की खुशी उड़ेल दी थी। भला ऐसा क्यों होता है कि इस भरी दुनिया में केवल एक व्यक्ति हमारे लिए अहम बन जाता है? उसने सोचा, ऐसा क्यों लगता है कि हमारा जन्म जन्मांतर का साथ है? हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक चुंबकीय शक्ति हमें उसकी ओर खींच ले जाती है। हर पल उस मनुष्य की शक्ल देखने को जी करता है। उसे बातें करने के लिए मन ललायित रहता है। यही है मेरे मन का मीत, मेरा जीवन साथी। इस इंसान की तस्वीर के सहारे उसने इतने साल गुजार दिए थे। आज वह उसके सामने प्रार्थी बनकर खड़ा था, उससे प्रेम की याचना करते हुए। क्या वह इस मौके को गवा देगी? नहीं, उसने सहसा तय कर लिया कि वह हर्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी। अगर उसने ये मौका हाथ से निकल जाने दिया तो वह जीवन भर पछताएगी। आज तक वह औरों के लिए जीती आई थी, अब वह अपने लिए जिएगी। और रही उसके परिवार की बात, तो चाहे उन्हें अच्छा लगे चाहे बुरा, उन्हें उसके फैसले को स्वीकार करना ही होगा। घड़ी का घंटा बज उठा तो उसकी तंद्रा भंग हुई। ओह, वह बीते दिनों की यादों में इतना खो गई कि उसे वक्त का ध्यान ही ना रहा। वह उठी और उसने एक एक करके घर का काम निपटाना शुरू कर दिया। उसने रूम की सफाई की,
आज उसे इस घर में एक अपनापन महसूस हो रहा था। हर एक चीज़ पर प्यार आ रहा था। उसने हर्ष के कपड़े करीने से लगाए, बगीचे से फूल लाकर कमरों में सजाए। उसकी निगाहें घड़ी की ओर लगी रही। जैसे ही घड़ी में 9 बजे घर का मुख्य द्वार खुला और हर्ष ने प्रवेश किया। ओह! वह एक कुर्सी में पसरकर बोला, आज मैं बहुत थक गया हूँ। आज सुबह से 3 ऑपरेशन करने पड़े। मनीषा के मन में हर्ष पर ढेर सारा प्यार उमड़ आया। उसने कॉफ़ी का कप आगे बढ़ाया। ओह थैंक्स। वह कॉफ़ी के घूंट भरता रहा और उसे एकटक देखता रहा। वह तनिक असहज हो गई। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हें देख रहा हूँ। आज तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक है, एक अजीब सलोनापन है। ये काया पलट क्यों हुई? वह शर्मा गई। क्या आप नहीं जानते? शायद जानता हूँ, पर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। उसके मुंह से बोल ना निकला। मनीषा, कल मैंने तुमसे कुछ पूछा था, उसका जवाब क्या है, बोलो। हाँ कि ना? मनीषा ने धीरे से कहा। हाँ। हर्ष ने उठकर उसे अपने बाहों में ले लिया। मनीषा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता था कि तुम मेरा प्रस्ताव नहीं ठुकराओगी, तभी मैंने तुम्हारे लिए अंगूठी पहले से ही खरीद कर रखी थी। उसने जेब से एक मखमली डब्बी निकाली और उसमें से एक हीरे की अंगूठी निकालकर उसकी उंगली में पहना दी। मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाना चाहता था। वह क्या? हर्ष ने अपना हाथ आगे किया। मनीषा चिहुक उठी। उसे लगा वह रंगे हाथों पकड़ी गई। अरे! वह हकलाने लगी। ये तस्वीर तो मेरे बक्से में थी। ये आपको कहाँ से मिली? ये तस्वीर मैंने आपके बक्से से नहीं ली मैडम। ये तो मेरे मेज की दराज में पड़ी रहती है। मनीषा अवाक उसकी ओर देखने लगी। शर्म से उसकी कनपटियाँ लाल हो गई। मनीषा की प्रतिक्रिया देखकर हर्ष हंस पड़ा। अरे पगली, जिस तरह तुमने हमारी मंगनी के अवसर पर ली गई ये तस्वीर संभाल कर रखी थी, उसी तरह मैंने भी एक तस्वीर मौका पाकर उड़ा ली थी। इसे जब तक देखकर तुम्हारी याद ताज़ा कर लिया करता था। वह शर्मा गई। ओह, तो आप जान गए थे कि मैं कौन हूँ? और नहीं तो क्या? तुमने क्या सोचा कि मुझे अनजान लोगों का मुफ्त इलाज करने का शौक है? उस दिन हॉस्पिटल में तुम्हें पहली नज़र में ही पहचान गया था। तुम्हें भला कैसे भूल सकता था? आखिर तुम मेरा पहला प्यार जो थी। और आपने यह बात मुझसे इतने दिनों तक बड़ी होशियारी से छिपाए रखी। उसने मीठा उलाहना दिया। और करता भी क्या? तुम्हारा आगा पीछा जाने बगैर मैं अपना मुंह ना खोलना चाहता था। मैं तो यह भी ना जानता था कि तुम शादीशुदा हो या नहीं, तुम्हारे बाल बच्चे हैं या नहीं। तुम्हें अचानक अपने सामने देखकर मैं चकरा गया था। जब तुम्हें रोते हुए देखा तो कारण जानकर तुम्हारी मदद करने का फैसला कर लिया। जब हमारी बातों के दौरान यह पता चला कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है और ना ही तुम्हारे जीवन में कोई और पुरुष आया है, तो मैंने तुम्हें अपना बनाने का निश्चय कर लिया। मेरा तुम्हें अपने घर बुलाने का भी यही मकसद था। मैं तुम्हारा मन टटोलना चाहता था। मैं चाहता था कि हम दोनों में नज़दीकियाँ बढ़े, हम एक दूसरे को जाने और परखें। और जब मैंने जान लिया कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई कड़वाहट नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, तो मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने तुमसे शादी करने की ठान ली। मनीषा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। इतने बड़े संयोग की वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। एक बार भारी गलती की कि अपने पिता का विरोध न कर तुम्हें खो दिया। शादी के बाद घर पहुंचकर मैंने अपने पिता से बहुत बहस की, पर वे यही कहते रहे कि उन्होंने मेरी पढ़ाई पर अपनी सारी पूंजी लगा दी है और ये रकम वे लड़की के पक्ष से वसूल करके ही रहेंगे। मैंने भी गुस्से से भरकर विदेश जाने की ठान ली, जहाँ से ढेर सारे डॉलर कमाकर अपने पिता को भेज सकूं और उनकी लालच को शांत कर सकूं। उसके बाद कैथरीन मेरे जीवन में आई और मैंने तुम्हें भुला देना चाहा। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया। अब मैं तुमसे शादी करके इसका प्रतिकार करना चाहता हूँ। मनीषा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों का मिलन था? किसी अज्ञात शक्ति ने हमें एक दूसरे से मिलाया है, नहीं तो ना तुम विदेश आती और ना हम यूँ अचानक मिलते। उसने मनीषा के आंसू पोंछे। यह समय इन आंसुओं का नहीं, ये हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। मनीषा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो कुछ बीत गया उसे भुला दो और भावी जीवन की सोचो। हमें एक दूसरे का साथ मिला तो हम बाकी ज़िंदगी हंसते खेलते गुजार देंगे। कल हम अपनी शादी के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे, ठीक है? फिर भी शादी के लिए हमें 2-4 चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। मसलन नई साड़ी, मंगलसूत्र वगैरह। मंगलसूत्र मेरे पास है। अरे वह कैसे? मैं आपका दिया हुआ ये मंगलसूत्र हमेशा अपने गले में पहने रहती हूँ। यह एक कवच की तरह मेरे गले में पड़ा हुआ है। सच? हर्ष हंस पड़ा।
मनीषा सिहर उठी। उसे ऐसा लगा कि उसका शरीर एक फूल की तरह खिलता जा रहा है। वह हर्ष के आगोश में सिमट गई। उसे अपनी मंजिल जो मिल गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। हाँ, और ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।